साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, पेट का एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो गया है। 19 अगस्त संभावित, वैसे डेट आ गई है लेकिन संभावना है 2-1 दिन डेट आगे पीछे होने की, लेकिन फिर भी 19 अगस्त हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को सिलेबस बहुत तेज़ी से और उसको ख़त्म करना है शीघ्रता के साथ। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे और हिस्ट्री में मैंने एक बार पूरा संक्षिप्त सबके बारे में बताया था, पूरे सिलेबस के बारे में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता। या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे होने के नाते इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ये चैप्टर पहला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने बैकग्राउंड, इसके पहले जो बैकग्राउंड कहाँ से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है तो उसका बैकग्राउंड मैंने पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा विकास के क्रम में थोड़ा सा हम इसका विकास देख लेंगे पढ़ने में। विकास के बाद हम इसका काल क्या रहा है, इसका यानी हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा है, इसका काल निर्धारण, काल देख लेंगे या काल निर्धारण, विकास या उद्भव। और तीसरा, हड़प्पा सभ्यता पे जो जो स्थल मिले हैं वो हम स्थल पढ़ेंगे। उसके बाद सारे स्थल को पढ़ने के बाद हम हड़प्पा सभ्यता का पतन, थोड़ा सा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप पर प्रकाश डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतने बिंदु को हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इतने बिंदु पर हम पढ़ेंगे। और अब एक एक करके देख रहे हैं हम इसको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, हमें ये पढ़ना है। साथियों, उद्भव के अगर हम उद्भव और उसका विकास देखें तो मैंने पहले ही कहा था कि इसका उद्भव और विकास यहीं की सभ्यता यानी ताम्रपाषाण, और ताम्रपाषाण से पहले नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल के जो विकास के क्रम हैं और उनके विकसित होने का परिणाम हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता है। ये इतिहासकार भी मानते हैं, यही परिस्थिति लगती है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका जो है उद्भव विदेशी सुमेरियन सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता या दस्यु सभ्यता या इस तरीके की सभ्यताओं से हुआ है। तो हमें वो नाम जानना जरूरी है कि कौन व्यक्ति क्या कहा कि किससे कौन सी सभ्यता, मतलब यह सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले उद्भव में हम देखेंगे गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं सुमेरियन सभ्यता। राखालदास बनर्जी द्रविड़ सभ्यता कहते हैं। और व्हीलर दस्यु या दास से इनका विकास जोड़ा जाता है। लेकिन भारतीय सभ्यता यानी भारतीय हड़प्पा सभ्यता भारत में जो है ये
अगर इतिहास में ये टिक लगाने का आएगा कि जो है अगर अपनी तरफ से हम देखें या भारतीय इतिहासकार की ओर से देखें तो इस सभ्यता का विकास यहीं की सभ्यता से, यहीं की संस्कृतियों से अर्थात ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण से पहले की जो संस्कृतियां हैं उनका विकसित रूप हमको हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण दिखाई देता है वो जो है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ये है कि विशेषता भी हमको मालूम होना चाहिए। विशेषता में प्रश्न इस तरह बना सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, तो उत्तर होगा नगरीकृत सभ्यता होगी। दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का बसा कैसे था। पहले बता दें, हड़प्पा सभ्यता एक शतरंज के जो है, जो शतरंज का जो खेला जाता है उस शतरंज की तरीके से समकोण काटती हुई सड़कें समकोण पे काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें काटती थी वो समकोण पे काटती थी। और जैसे इस तरीके का सड़कें समकोण पे काटती थी और नालियां पक्की ईंटों की बनी थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, नालियां पक्की ईंटों की बनी थी और ईंटों का प्रयोग स्नानागार, अन्नागार आदि स्थानों पर ईंटों का प्रयोग हुआ था। और वहां पे एक विकसित प्रणाली हमको आर्थिक जो बाप माट की पाई इकाई भी थी। उसके बाद हम व्यापार भी देखते हैं, विकसित व्यापार जो कि लोथल से फारस की खाड़ी या और जो है मेसोपोटामिया, मिस्र, डजला फराज जैसी संस्कृतियों में पाया जाता था सभ्यता में। और यही विकसित अवस्था को इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है एक एक करके कि ये क्या है, इसकी सड़कें समकोण पे काटती हैं। दूसरा, इस पक्की बनी नालियां जो कि ढकी हुई होती थी। तीसरा, इसका जो विन्यास था वह शतरंज की तरीके से इसका विन्यास था। और तीसरा, यह नगरीकृत दुर्ग और इस तरीके से बना था। इसमें 2 स्थल थे, एक स्थल छोड़ करके धौलावीरा छोड़ करके बाकी इसमें 2 स्थल पाए जाते थे। एक नगर दुर्ग पाया जाता था और दूसरा दुर्ग पाया जाता था। नगर जो था वो पूर्वी टीले पे था और जो दुर्ग बना हुआ था वो पश्चिमी टीले पे बना हुआ था। तो हम 2 भागों में विभाजित देखते हैं। और एक ऊंचा टीला था और निचला टीला जो दुर्ग टीला था, दोनों टीले पे हम इस तरह बंटवारा देखते हैं। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है, अभी स्थल के बारे में हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे मध्यिका यानी कि बीच का भी स्थल प्राप्त हुआ है, जिसको मध्यिका कहा गया है। तो अब पहला बिंदु तो हमने देखा कि उद्भव कैसा हुआ, तो गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियन सभ्यता कहा। तो जो आना प्रश्न है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि इसमें जो उद्भव हुआ है हड़प्पा सभ्यता का वो किसने कहा है कि सुमेरियन सभ्यता थी, तो आंसर होगा गार्डन चाइल्ड। और दूसरा है किसने कहा था द्रविड़ सभ्यता थी, तो आंसर होगा राखालदास बनर्जी। और इसकी हिस्ट्री जो सिंधु सभ्यता की हिस्ट्री है, थोड़ा सा हम ये भी समझते हैं कि आखिर सिंधु सभ्यता हमको कौन सिंधु सभ्यता की सबसे पहले बात किया था। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। चार्ल्स मेसर्न एक व्यक्ति का नाम है जिसने सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति या कोई संस्कृति होने का दावा पेश किया था। 1826 में ही बात वहीं रही, लेकिन कराची से लेके पाकिस्तान की कराची में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। हुआ क्या कि उसमें बटन बंधु और विलियम बंधु 2 भाई थे, तो इंजीनियर थे, रेल लाइन बिछवा रहे थे। वहाँ पे ईंटों का प्रयोग, जब वो खुदाई कर रहे थे तो ईंटें निकल रहे थे। हालांकि उन्हीं ईंटों का प्रयोग करके वो रेल लाइन बिछाए, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ कोई संस्कृति है। इसके आधार पर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई सबसे पहले
शुरू होती है, दयाराम साहनी होते हैं और जॉन मार्शल महानिदेशक बनाए जाते हैं और उन्हीं के निर्देशन में खुदाई शुरू होती है। उसके बाद सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई होती है और यह 1921 में राखालदास बनर्जी दयाराम साहनी द्वारा खुदाई होता है। दयाराम साहनी के बाद भी इसकी खुदाई चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति दयाराम साहनी थे और जो सबसे पहले निर्देशक थे इसके वो जॉन मार्शल थे। इसलिए ये दो नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खुदाई से संबंध सबसे पहले, हालांकि जॉन मार्शल तो पूरी खुदाई के ही महानिदेशक थे, पूरा स्थल के पूरे उसके ही महानिदेशक थे, लेकिन दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई के समय इन्हीं के देखरेख में खुदाई हुई। अब हम देखते हैं, हमने जो बिंदु दिया था उस बिंदु में हम एक एक करके देखते रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम हड़प्पा देखेंगे तो हड़प्पा का स्थल भी देखेंगे कि हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर यह भी प्रश्न आ चुका है एक बार कि रावी नदी के किस तट पर हड़प्पा बसा हुआ है। तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में। और हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर, जो कि ये पाकिस्तान में पड़ेगा। अब पाकिस्तान में ये स्थल पाकिस्तान में पड़ेगा और रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल स्थित है। अब हम देखेंगे कि इस स्थल की खास बात क्या है, आखिर इस स्थल पर हमको मिला क्या क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई एक चीज़ हम देखते हैं स्थल से प्राप्त होता है। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो R37, जो महत्वपूर्ण है वही लिख रहे हैं। R37 समाधि ये हमको प्राप्त हुआ है। R37 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो R37 समाधि मिला है। R37 के बाद हम देखते हैं 6 कमरों का 2 अन्नागार छः कमरे के 2 अन्नागार हमें प्राप्त हुआ है। फिर ये हो गया। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की और भी साइट में जाएंगे तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हड़प्पा के बाद हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, तब स्क्रीनशॉट 1 मिनट ले लीजिए आप। हो गया, यह स्क्रीनशॉट हो गया, आप नोट डाउन भी कर ले सकते थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में हम एक आध चीज़ और भी जोड़ सकते हैं। एक तो स्त्री के गर्भ से
निकला हुआ पौधा। एक चीज और जोड़ लें, हड़प्पा सभ्यता नगर और दुर्ग दो भागों में बटा हुआ था। इसको नगर और दुर्ग को दो भागों में बटा हुआ था। इसको माउंट ए बी की संज्ञा दी गई है। माउंट ए बी की संज्ञा दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आएगा सबसे महत्वपूर्ण R37 ये है। और दूसरा स्त्री से गर्भ से निकला हुआ पौधा। दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो रटने का है। दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप रट लीजिएगा। दूसरा जो आएगा एग्जाम में कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस तट पर है, तो रावी नदी के बाएं तट पर है। फिर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। और अगर निर्देशन पूछता है तो जॉन मार्शल। इससे इतने ही प्रश्न बनेंगे, इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। हड़प्पा साइट है ये, ना कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में तो कई साइटें हैं, वो हम सब लिख देंगे। अब ये सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए हड़प्पा साइट, हड़प्पा स्थल की बात हो रही है। यहां पे हड़प्पा स्थल लिख सकते हैं। उसके बाद हड़प्पा स्थल के बाद हम मोहनजोदड़ो देखेंगे। हमको एग्जाम के दृश्य से एक मैराथन की तरीके से अभी चलना है और हम स्पीड में इसीलिए इसको ले चलना चाह रहे हैं। बहुत अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आएगा, वही 80% 90% वही कवर करेगा। 10% तो ऐसे एग्जाम में आएंगे जो किसी को नहीं पता होगा। और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए स्वतंत्र है सब क्वेश्चन लगाने में। निगेटिव मार्किंग है तो बाध्य है, इसलिए जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए और उतने से ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दूसरा साइट का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी 1922। ये महत्वपूर्ण नहीं है 1922 डेट, ये महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, तो उत्तर है राखाल दास बनर्जी। और फिर मोहनजोदड़ो से जो मुख्य स्थल पाए गए हैं वह हम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो से जो मुख्य स्थल पाए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय का होने का अर्थ यह है कि यहाँ पे शिक्षा बहुत ही अति महत्वपूर्ण और अच्छी शिक्षा चलती थी। उसके बाद हम देखेंगे विश्वविद्यालय के अलावा यहाँ पे कपड़े का साच, यानी शिक्षा हो, कपड़ा हो, और यहाँ की जो हमने विशेषता बताया था हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता का कि नगरीकृत व्यवस्था थी, नलियाँ ढकी हुई थी और एक नगरीकरण विकास का सारे जो है उसमें लक्षण मौजूद थे, जिससे कि स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़ा, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे कपड़े के अलावा यदि कपास पूछा जाता है तो कपास पे भी सबसे पहले, इसीलिए भारत में कपास अगर पूछा जाता है कि कपास की उत्पत्ति से कहाँ हुई है तो भारत में हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाथी, कपाल या शिव योगी की मूर्ति या योगी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी,
कांसे की बनी नर्तकी। एक चीज और, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और इसको कांसा युग, कांसे का युग, कांस्य युग, कांस्य युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस युग में कांस्य का प्रयोग, यानी इससे पहले जो ताम्र पाषाण युग था उसमें तांबे का प्रयोग। अगर प्रश्न ये आता है मनुष्य को सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ तांबे में टिन मिला के कांसे का जो है निर्माण हुआ, और कांसा युग, कांस्य युग कहा गया इसको। तो हम देख रहे हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से विश्वविद्यालय, कपड़े का साच, कपास, हाथी का पाल, योगी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, स्नानागार। स्नानागार जो कि बहुत ही बड़ा स्नानागार था, और यह स्नानागार पूजा स्थल, स्नान करने के बाद पूजा, और जो स्नानागार बना हुआ था उनकी जो सीढ़ियां बनी थी वो उत्तर और दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनी हुई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, ये स्नानागार जो बना हुआ था मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण साइट था स्नानागार। उसके बाद बहुत बड़ा अन्नागार भी बना हुआ था, अन्नागार भी बना हुआ था, और पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। ईंटों में प्रयोग में 4:2:1 का प्रयोग, ईंटों का माप अनुपात था, 4:2:1 का अनुपात था। तो मोहनजोदड़ो से अब जो प्रश्न आने के जो हैं वो कैसे आ सकते हैं, मोहनजोदड़ो, और एक चीज़ और, मोहनजोदड़ो यहीं पे देख लेते हैं किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लरकाना जिला, सिंधु नदी, लरकाना जिला। हड़प्पा जो था वो मोंटगोमरी जिला था, उसको लिख लेना। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर था, मोंटगोमरी जिला था। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है, और लरकाना जिला इसे लगता है। तो प्रश्न आपका ये उठ सकता है सबसे पहले कि मोहनजोदड़ो का खुदाई करने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो राखालदास बनर्जी है। और फिर आएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो उत्तर हमारा सिंधु नदी होगा। अगर ये प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो किस जिले में है, तो लरकाना जिले में है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से जो मुख्य मोहनजोदड़ो स्थल पे जो मुख्य चीजें पाई गई हैं वो ये इस तरह हैं। स्नानागार, बड़ा स्नानागार, पूजा स्थल था, और उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थीं। फिर विश्वविद्यालय का भी साक्ष्य मिलता है हमको, कपड़े का भी साक्ष्य मिलता है, और गीले कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। फिर कपास से ही कपड़ा बनता है, कपास का साच, हाथी का पाल मतलब खोपड़ी हाथी की इस तरह मिला है, और योगी की मूर्ति जो कि शिव भगवान से उसको तारतम्य जोड़ा जाता है। और दूसरा, कांसे की बनी नर्तकी। उसके बाद अन्नागार अन्नागार का जो दो दृष्टियों से हम इसको देख सकते हैं अन्नागार होने का। एक तो वह कि राजा अन्न अधिशेष जितने होते थे वो राजा का रख रखाव एक बड़े कोठरी में बहुत बड़ा कोठार था, जहाँ पे अन्न सुरक्षित रखा जाता था कि अगर किसी आपत्ति या विपत्ति के अवसर पर अन्नागार का प्रयोग कर नगरवासियों को सुरक्षित रखा जाए या उनके पेट को भरा जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं मोहनजोदड़ो साइट में इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खोपड़ी, मानव कंकाल और अचानक बहुत सारे जो है लोगों का, मृतकों का शरीर कंकाल मिला था, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो से जो खास चीज आने वाली थी, मोहनजोदड़ो समाप्त हुआ। मोहनजोदड़ो के आगे हम अगली साइट पे, अगले स्थल पे चलते हैं।
कालीबंगा ए घोष, कालीबंगा अखिलानंद घोष ए घोष और घग्गर नदी राजस्थान। कालीबंगा की खुदाई अखिलानंद घोष या ए घोष ने किया था। ये घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी जो सरस्वती नदी थी अब सूख गई है और राजस्थान में ये पड़ता है कालीबंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा। फिर हम देखते हैं कालीबंगा की जो मुख्य स्थल पे क्या क्या चीज़ पाई गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा में जो चीज़ है वो जुते हुए खेतों का साक्ष्य, पहली बात जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा, कालीबंगा से हमको हवन कुंड मिला है, हवन कुंड या अग्निकुंड। तीसरा, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। चौथा, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां से प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इस तरीके से हम कह सकते हैं प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा। यानी कालीबंगा हमको हड़प्पा के समय से पहले भी मिलता है और हड़प्पा के समय के बाद भी हमको कालीबंगा के स्थल प्राप्त हुए हैं। इसीलिए और भी सिद्ध होता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का ही देन है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित दिखाई देता है। यहीं की संस्कृति और झूकर झांगर और जो है मालवा संस्कृति और भी सारी संस्कृतियों से ही हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता बना हुआ है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा में हम एक चीज़ और देखते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण साइट हम देख लेते हैं जिसमें जुते हुए खेत सबसे महत्वपूर्ण है, जुता हुआ खेत सबसे महत्वपूर्ण है। फिर पाक हड़प्पा और ये तीनों हमको मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कच्ची ईंटों, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं। तो हमको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकल के आई है वो कालीबंगा से हमको जो मिला है वो जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से अब जो प्रश्न बनेगा वो क्या बन सकता है? पहला, कालीबंगा की खुदाई किसने किया? तो अखिलानंद घोष ने किया था। अगर ये प्रश्न बनता है कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है जो राजस्थान में पड़ता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बस क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं स्थल से, तो जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमको मिला है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हवन कुंड और अग्निकुंड भी मिला है और कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और प्राक का हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा हमको स्थल देखने को मिलता है। इस तरह कालीबंगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद हम लोथल लेते हैं।
अब हम लोथल पे आते हैं। लोथल में हमको मुख्य मुख्य चीज़ें क्या मिली हैं। हम पहली बात तो ये कि लोथल किस नदी पे था, इसकी खुदाई किसने किया, तो इसका खुदाई यसार राव ने किया, भोगवा नदी किनारे, ये गुजरात में पड़ता है, पहली बात। फिर हमको क्या क्या प्राप्त होता है, सबसे पहला हम देखते हैं चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है हमको। दूसरा लोथल में जो मकान है उसका मुंह गली में ना खुलकर मुख्य सड़क पर खुलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोथल ही एक ऐसा साइट है, ऐसा स्थल है जिसमें मकान का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता है। बाकी जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, उन सभी का दरवाज़ा गली की तरफ खुलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ। फिर लोथल में हमको गोदीवाड़ा मिलता है। लोथल से हमें गोदी ये जहाज रोकने के लिए गोदीवाड़ा बनता था, वही हमको लोथल से गोदीवाड़ा मिलता है। फिर अग्निकुंड और हवन कुंड, ये दोनों लोथल कालीबंगा और लोथल में मिलता है। अग्निकुंड हवन कुंड, एक ही बात है, हमको लोथल से प्राप्त होता है। फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, एक आधा मिनट का है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। चन्नू दड़ो की खुदाई MG मजूमदार करते हैं। और यह सिंधु नदी से 80 किलोमीटर दूर है। सिंधु नदी चानूदड़ो से हम देखते हैं कि हमको मुख्य साइट क्या बातें हैं। सबसे पहले चन्नूदड़ो में हमको देखने को मिलता है वक्राकार ईंट का प्रयोग। हमको किसी भी हड़प्पा स्थल पर वक्राकार ईंट का प्रयोग नहीं मिलता है। फिर दूसरा
चन्नू दड़ों की खास बात हम देखते हैं, यहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन जिसमें कांच की चूड़ी, फिर हम देखते हैं कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए साच, वक्राकार ईंट का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न बन सकता है इस तरह बन सकता है, चन्नू दड़ों की खुदाई किसने किया? तो एम.जी. मजूमदार ने किया। ये कहाँ पे है? तो सिंधु नदी से लगभग 80 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इसमें क्या क्या मिला? तो उसका चन्नू दड़ों में वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग हुआ है और कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये चन्नू दड़ों की खास बात थी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ऐसे तो हमको देखने को 2000 से अधिक साइटें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण साइट है उसी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हाँ, लोथल में एक बात और मैंने जो लिखाया था चालाक लोमड़ी में अगर ब्रैकेट में पंचतंत्र से मतलब प्रेरित इसको माना जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो एग्जाम में आ सकता है कि जो ये है कि पंचतंत्र से प्रेरित कौन सा है? तो चालाक लोमड़ी का साक्ष्य जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है, ये हम देख सकते हैं। तो लोथल और चन्नू दड़ों इस तरीके से हमने देखा। अब इसमें एक आक साइट जैसे धौलावीरा है, मैंने पहले बताया था कि धौलावीरा में एक मध्यमा भी मिला है, नगर और दुर्ग के बीच में मध्य का मिला है, यानी यहाँ पे तीन स्थल जो कि हड़प्पा के हर स्थल में 3 प्रकार के दुर्ग मतलब 3 प्रकार की साइट में वो पाए जाते थे, जिसमें धौलावीरा में 3 पाया जाता है, बाकी सब 2 पाया जाता है। अब एक चीज़ हम और देखेंगे कि ये पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि पूरे हड़प्पा साइट में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था? तो वो था मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा क्षेत्रफल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, उसके बाद धौलावीरा है। तो ये 2 स्थल भारत में, राखीगढ़ी और धौलावीरा, बहुत ही बड़े ही स्थल हैं। और एक चीज़ और, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं कुड़ाल नामक स्थान से। तो एक लीजिए, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, कुड़ाल स्थान से हमको चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, ये लगभग त्रिभुजाकार है, जो हड़प्पा सभ्यता है लगभग त्रिभुजाकार है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज हम देखेंगे कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है,
मेरठ के पास। फिर देखेंगे हम सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा। तो हम इसका फैलाव देखते हैं इस तरीके से। सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, पूछ सकता है एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल तो मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। हमको हड़प्पा स्थल से घोड़े का भी साक्ष्य मिला है। एक स्थल है सुतकोदता, जिसकी जगपत जोशी ने खुदाई की थी और उसमें हमको घोड़े का साक्ष्य मिलता है। बस इतना ही स्थल हमको मुख्य रूप से, इतना ही स्थल हमको मुख्य रूप से रिवीजन करना है, जानना है। इसको हम जब मैराथन क्लास लेंगे तो एक बार फिर इसका फिर विस्तृत हम शुरू से लेकर जब हम पूरा हिस्ट्री एक दिन में कवर करेंगे तो फिर हम इसको रिवीजन करेंगे। फिलहाल इतना करिए। और उसके बाद अब हम देखेंगे काल निर्धारण। काल निर्धारण किसके द्वारा क्या किया गया, तो हम यहाँ पे लिख लें काल निर्धारण। जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक जीवित रहा, 500 वर्षों, 400-500 वर्षों तक चला, तो उसका काल निर्धारण क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिख लें काल निर्धारण। सबसे पहले लिखेंगे हम जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। फिर लिखेंगे अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व तक। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, फिर माधव स्वरूप वत्स 3200 किलोमीटर से 3200 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक। ये माधव स्वरूप वत्स का रहा है। सॉरी, ये 50 नहीं 2700 है। माधव स्वरूप वत्स का जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स और फिर मार्टिमर व्हीलर का हम देख रहे हैं। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर ये 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं फियर सर्विस, जो कि 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको एक चीज और जानना है, ये जो इतिहासकार हैं जिन्होंने ये टाइम पीरियड दे रखा है कि इतने से इतने तक जो है उस हड़प्पा सभ्यता जीवित रही, इतने से इतने तक जीवित रही। इसके अलावा कार्बन C14 मेथड से हम हड़प्पा सभ्यता के समय का ज्ञान हम लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जॉन मार्शल द्वारा कार्बन C14 द्वारा ये आधुनिक विज्ञान के प्रयोग से हम 2500 से
और 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन C14 विधि से 2500 से 1750 ईस्वी हम देखते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही हमको जानना है। लेकिन यदि ये आता है कि कार्बन C14 के हिसाब से कितना है, तब तो हमको 2500 से 1750 पर निशान लगाना है। लेकिन यदि प्रश्न ये आता है कि जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कितने समय तक जीवित रही या कितने समय तक बनी रही, तो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। यदि प्रश्न आता है अर्नेस्ट मैके के अनुसार तो 2800 से 2500 ईस्वी। अगर ये प्रश्न आता है माधव स्वरूप वत्स द्वारा तो 3200 से 2700 ईस्वी पूर्व। और यदि प्रश्न आता है मार्टिमर व्हीलर के द्वारा तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। अगर ये प्रश्न आता है फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन ज़्यादा मान्य और सर्वाधिक लोगों का मान्यता है और मान्य भी लगता है, ऐसा प्रतीत होता है और जो कि सही प्रतीत होता है कि कार्बन सी मेथड से, साइंस मेथड से जो निकाला गया है 2500 से 1750 वही सही है। तो ये काल निर्धारण का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए जल्दी से। आज ही हमको हड़प्पा सभ्यता मोस्ट प्रॉब्ली खत्म कर लेना है। अगर कुछ बचा खुचा होगा तो थोड़ा हम कल देखेंगे। फिर हम बारी आती है पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके लिए भी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। तो हम देखते हैं बहुत इतिहासकार, यानी कि जैसे मार्कस व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं कि ये बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण से अचानक, जैसे कि मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि कई जो है मनुष्यों का, कई मानव खोपड़ियाँ इकट्ठा हमको मिलता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि आर्य आए और आर्य जो है यहाँ के लोगों को मार डाला और जो है वहाँ के लोग चले गए इधर उधर और वहाँ की संस्कृति नष्ट हो गई। इस तरह हम लिखते हैं सबसे पहला गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ये कहते हैं कि बाह्य आक्रमण, बाह्य आर्यों के आक्रमण से जो है ये सभ्यता का जो है पतन हुआ। फिर दूसरा मैके महोदय हैं, जो मैके महोदय कहते हैं दूसरा जो मैके मोहम्मद कहते हैं, मैके एवं जॉन मार्शल ये कहते हैं कि अचानक बाढ़ आने से वहाँ की सभ्यता, यानी बाढ़ आया और सबको बहा ले गई, इधर उधर हो गई और वहाँ के लोग सुरक्षित जगहों पे जाने की कोशिश किए और वहाँ से चले गए। तो मैके और जॉन मार्शल कहते हैं कि उस सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ। फिर हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी परिवर्तन रोमिला थापर बीके थापर ये पारिस्थितिकी
परिवर्तन बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो स्टाइन एवं घोष महोदय थे, आर.एल. स्टाइन और अखिलानंद घोष एवं अखिलानंद घोष और स्टाइन महोदय ये कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण और लास्ट में फियर सर्विस ये कहते हैं पारिस्थितिकी निम्नीकरण। इस तरह इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अगर हम इन सब को विश्लेषण करें और इन सब को हम देखें, इतिहास की दृष्टि का विश्लेषण करें, उस तरह उसको समझें, तो ये लगता है, प्रतीत होता है कि पारिस्थितिकी परिवर्तन हुए होंगे। जैसे कि वहाँ बाढ़ भी आया होगा और जलवायु परिवर्तन भी हुआ होगा, मौसम में परिवर्तन हुआ होगा, नदियों में बाढ़ भी आया होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ हुआ होगा और इसी नाते वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक चले गए होंगे, दूसरी जगह चले गए और इसीलिए उस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। लेकिन प्रश्न तो हमको याद करना पड़ेगा कि आर्यों का आक्रमण किसने कहा, कि आर्यों के आक्रमण से उस सभ्यता का यानी कि हिंद सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ या पतन हुआ। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। हालांकि हमको सबको याद करना होगा। मैके या जॉन मार्शल ने बाढ़ बताया, तो ये प्रश्न आएगा कि बाढ़ किस जो है मतलब बाढ़ किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है, तो मैके एवं मार्शल ने कहा। फिर इसी प्रकार हम बी के थापर पारिस्थितिकी परिवर्तन बताते हैं और स्टाइन और घोष यानी कि आर.एस. स्टाइन और अखिलानंद घोष जो बताते हैं वो बताते हैं जलवायु परिवर्तन और फियर सर्विस बताते हैं पारिस्थितिकी निम्नीकरण यानी कि पारिस्थितिकी परिवर्तन में ऐसा पिरामिड जो बनता है हमारा जीने का, वो पिरामिड इकोलॉजिकल सिस्टम ही गड़बड़ हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो गया, उसका निम्नीकरण हो गया, जिससे कि वहाँ जो है अन्न का उत्पादन आदि रुक गया, इसलिए इस सभ्यता का पतन हो गया। साथियों, जो ये पेट का परीक्षा है, हमको बहुत तेज़ी से निकलना है, बहुत तेज़ी से इसको हमें पढ़ना है, इसलिए सिंधु सभ्यता का आज जो है यहीं एंड करते हैं। और इसके आगे का वीडियो अगर इसमें कुछ बचा हुआ होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बच गया होगा, तो अगले वीडियो में हम एक दो बात बढ़ा के और हम अगला वैदिक संस्कृति हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप भी अवेयर रहिएगा। और इसके बाद जल्दी से जितने भी टॉपिक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उनको बहुत ही जल्दी एक टॉपिक हम प्रतिदिन एक टॉपिक खत्म करके अब बहुत जल्दी जुलाई एंड तक ही हम सिलेबस को खत्म कर देंगे, सारे सिलेबस को। इसके बाद हम इकोनॉमी और पॉलिटी का भी लेक्चर जल्दी लेने वाले हैं और हमारे टारगेट बिथौनीस पर वो क्या कहते हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी का भी लेक्चर चलेगा। इसमें कंप्लीट पैकेज मिलेगा। अभी फिलहाल जीएस के जो चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री अभी चल रहा है, इकोनॉमी और पॉलिटी अगले चरण में आएगा, फिर साइंस लेंगे, उसके बाद रीजनिंग, मैथ और जो है हिंदी का लेक्चर होगा। तो साथियों, आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ मिल के पढ़ते हैं और देखते हैं पेट परीक्षा 100% दावे के साथ इस परीक्षा को हम लोग क्वालिफाई करते हैं। आप क्वालिफाई करेंगे और हम लोगों को यही बहुत बड़ा प्रसाद मिलेगा। और इसको आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा साथियों, कि जिससे ये आगे भी वीडियो पढ़ने को, अगर कोई इसमें कोई समझ में नहीं आएगा तो वो भी बताइएगा अगर कहाँ समझ में नहीं आता है, जिससे कि हम प्रतिदिन इसमें सुधार करते रहें। साथियों नमस्कार, जय हिंद।